हेलो स्टूडेंट्स, 11th इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम वर्गीकरण के विभिन्न आधार या वर्गीकरण हम किन किन आधारों पर करते हैं, किस प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है, इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण की जो विधि है उसका अर्थ क्या होता है, वर्गीकरण के उद्देश्य क्या है और एक अच्छे वर्गीकरण में क्या क्या तत्वों का होना जरूरी है। इसी से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्गीकरण के आधार, यानी हम वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, वर्गीकरण के 4 आधार है, जिसमें सबसे पहला यदि हम देखें तो वो है भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण, इसमें हम अपना वर्गीकरण भूगोल की विशेषताओं के आधार पर करते हैं। भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, किसी देश की सीमाएं कहां तक फैली हुई है, राज्य की सीमाएं कहां तक फैली हुई है, किसी जिले की सीमाएं कहां तक फैली हुई है। तो जब हम आंकड़ों का वर्गीकरण विभिन्न भौगोलिक सीमाओं के आधार पर या भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर करते हैं तो ऐसा वर्गीकरण क्या कहलाता है, हमारा भौगोलिक आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण। भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र और सीमाएं, जैसे राज्यों की सीमाएं कहां तक है, देश की सीमाएं कहां तक है, विभिन्न जिलों की सीमाएं कहां तक है, या क्षेत्रीय आधार पर किसी विशेष जिले या राज्य या देश का क्षेत्रफल कहां तक फैला हुआ है। तो हम भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर किसी वर्गीकरण को प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे भौगोलिक वर्गीकरण। जैसे इसके लिए एक उदाहरण देखिए, जैसे मैंने एक तरफ लिखा है स्थान और दूसरी तरफ लिख रही हूं मैं कारखानों की संख्या, कारखानों की संख्या। स्थान में जैसे हमने लिखा है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जैसे मैं यहाँ कारखानों की संख्या बता रही हूँ और दूसरी तरफ यदि मैं ऐसा लिखती हूँ, जैसे यहाँ 30 कारखाने, यहाँ पर 50 कारखाने, यहाँ पर 25 कारखाने हैं, या यहाँ पर 75 कारखाने, तो इस प्रकार से किया जाने वाला मेरा जो वर्गीकरण है वो कहलाएगा भौगोलिक वर्गीकरण, जिसमें मैंने किसी जिले, देश या क्षेत्र की सीमा को आधार बनाकर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो ऐसा वर्गीकरण क्या कहलाता है, भौगोलिक वर्गीकरण। नेक्स्ट है इसका दूसरा रूप समयानुसार वर्गीकरण, समय के आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण या समयानुसार वर्गीकरण। समयानुसार, समयानुसार वर्गीकरण नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर किया जाने वाला जो वर्गीकरण होगा वो समय के आधार पर होगा, टाइम के आधार पर। जब हम अपना वर्गीकरण बता रहे हैं, जैसे हम टाइम इसमें कोई दिन भी ले सकते हैं कि अमुक अमुक तारीख को या अमुक अमुक सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन। तो ये समय कैसा हो सकता है, दिन के आधार पर हो सकता है, सप्ताह के आधार पर हो सकता है, महीने के आधार पर हो सकता है। जैसे मैं कहूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इनमें तापमान ये रहा, दूसरे कॉलम में तापमान लिखूं और एक तरफ लिखूं मई में इतना तापमान औसतन रहा, या जून में इतना रहा, जुलाई में इतना रहा। वार्षिक आधार पर यदि कोई चीज कह रही हूं कि जैसे 1991 में हमारे देश की जनसंख्या इतनी सी, 2001 में इतनी हो गई, 2011 में इतनी हो गई, 2021 में जाकर इतनी हो जाएगी, तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण होगा वो कहलाएगा मेरा समय के आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण। तो समय के अनुसार जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इसमें हम विभिन्न प्रकार के समय को लेते हैं। ये सप्ताह के दिन भी हो सकते हैं, साप्ताहिक आधार पर हो सकते हैं, मासिक आधार पर हो सकते हैं, पाक्षिक आधार पर हो सकते हैं, या फिर वार्षिक आधार पर वर्गीकरण किए जा सकते हैं। इसका भी एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे वर्ष और दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं बिक्री मात्रा, बता रहे हैं कि किस वर्ष में बिक्री मात्रा कितनी रही माल की। एक फैक्ट्री है, एक कारखाने की स्थिति को बताया गया है, एक फर्म की बिक्री मात्रा, फर्म। इसके लिए अलग अलग वर्ष दिए गए हैं कि 2006 से लेकर 2008 तक क्या स्थितियां रही, 2006, 2007
और 2008। 3 वर्षों की बिक्री मात्रा बताएगी इसमें। जैसे मैं कहूं 80 लाख टन बिक्री हुई 2006, 80 लाख टन। यहां मैं लिखूं 120 लाख टन बिक्री रही, और जो 2008 का है उसमें हमारी बिक्री रही 75 लाख टन। तो इस प्रकार से किया जाने वाला मेरा वर्गीकरण क्या कहलाएगा? समय के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें हमने वार्षिक आधार पर एक फर्म की बिक्री मात्रा को प्रस्तुत करने का कार्य किया है। तो इस प्रकार से किया जाने वाला वर्गीकरण क्या कहलाता है? समयानुसार वर्गीकरण, जिसमें हम समय के आधार पर, चाहे ये सप्ताह के दिन हो सकते हैं, चाहे ये 15 दिन जो हम पक्ष मानते हैं वो हो सकते हैं, महीना हो सकता है, वर्ष हो सकता है। तो समय के आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण क्या कहलाता है? समयानुसार वर्गीकरण। वर्गीकरण का जो तीसरा रूप है, गुणात्मक वर्गीकरण के रूप में हम देखते हैं गुणात्मक वर्गीकरण। तीसरे आधार जिनके आधार पर हम अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत करते हैं उसको कहते हैं गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण में देखिए क्या होता है, हम हमारे आंकड़ों को उनके विभिन्न गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर देते हैं। हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं उनके वर्गीकरण का आधार वो क्या गुण, क्या विशेषता लिए हुए, उनके आधार पर उनका विभाजन कर दिया जाता है। ये गुण धर्म के रूप आधार पर हो सकते हैं, व्यवसाय के आधार पर हो सकते हैं, जैसे कृषि में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं, उद्योग धंधों में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं, सेवा क्षेत्र में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं। यदि हम स्वास्थ्य के आधार पर देखें तो कितने व्यक्ति स्वस्थ हैं, कितने व्यक्ति अस्वस्थ हैं। वैवाहिक स्थिति के आधार पर देखें तो कितने व्यक्ति विवाहित हैं, कितने व्यक्ति अविवाहित हैं। लिंग के आधार पर देखें तो कितने व्यक्ति स्त्री जाति हैं, कितने व्यक्ति पुरुष जाति के हैं, या इनका और भी अन्य गुणों और विशेषताओं के आधार पर जब हम उप विभाजन प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम कहते हैं गुणात्मक वर्गीकरण। तो गुणात्मक वर्गीकरण में विभिन्न आंकड़ों को उनके गुण और विशेषता के आधार पर हम विभिन्न भागों में वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं। ये गुणात्मक वर्गीकरण के 2 रूप हो सकते हैं हमारे पास में। पहला तो है साधारण गुणात्मक वर्गीकरण, या हम इसको द्वंद्व भाजन वर्गीकरण भी कह सकते हैं। साधारण या द्वंद्व भाजन। द्वंद्व भाजन वर्गीकरण, साधारण या द्वंद्व भाजन में क्या होगा कि हम किसी गुण की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम आंकड़ों को 2 भागों में बांट देते हैं। द्वंद्व भाजन वर्गीकरण, इसमें क्या होगा, आंकड़ों का विभाजन 2 रूपों में कर दिया जाएगा। किसी गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हम उसके लिए 2 वर्ग बना लेते हैं। जैसे हमने लिया है वैवाहिक स्थिति गुण, वैवाहिक स्थिति, और इसके आधार पर यदि हम आंकड़ों को विवाहित और अविवाहित 2 भागों में बांट रहे हैं, अविवाहित और विवाहित, विवाहित कितने, तो ये वर्गीकरण क्या कहलाएगा मेरा? साधारण या द्वंद्व भाजन वर्गीकरण, जिसमें किसी गुण की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर आंकड़ों को हमने 2 भागों में बांट दिया है। जैसे लिंग के आधार पर यदि जनसंख्या की गणना में कर रही हूँ, लिंग के आधार पर बता रही हूँ, तो मैं कह सकती हूँ स्त्री जाति के व्यक्ति कितने हैं, पुरुष जाति के व्यक्ति कितने हैं, या किसी व्यवसाय के अंदर कितने व्यक्ति कुशल श्रमिक के रूप में लगे हुए, कितने व्यक्ति अकुशल श्रमिक के रूप में लगे हुए, उनकी कुशलताओं के आधार पर यदि वर्गीकरण कर रही हूं तो वो कहलाएगा मेरा साधारण या द्वंद्व भाजन वर्गीकरण, जिसमें हम किसी एक गुण की उपस्थिति के आधार पर आंकड़ों को 2 भागों में बांट लेते हैं। दूसरा है बहुगुणी वर्गीकरण। इसी का ही दूसरा स्वरूप जो है वो है बहुगुणी वर्गीकरण। बहुगुणी में बहुत सारे गुणों का आधार मानकर हम अपना वर्गीकरण करते हैं। बहुगुणी वर्गीकरण, बहुगुणी वर्गीकरण। द्वंद्व भाजन में तो 2 भागों में बांट दिया जाएगा, किसी गुण की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। लेकिन बहुगुणी वर्गीकरण में 2 या अधिक विशेषताओं के आधार पर, 2 या अधिक गुणों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जब हम विभिन्न वर्गों के और उपवर्ग बना देते हैं तो उसको हम कहते हैं बहुगुणी वर्गीकरण। इसका एक उदाहरण देखिए, जैसे एक मिल के श्रमिकों की संख्या है, मिल के श्रमिक। सबसे पहले मैंने उनको बांटा है कुशल और अकुशल।
दो रूपों में कुशल श्रमिक कितने हैं, कुशल और अकुशल। यहां तक अगर मैं अपने वर्गीकरण को सीमित रखती हूं तो ये कहलाएगा मेरा द्वंद्व भाजन वर्गीकरण। लेकिन यदि मैं इसका आगे और उप विभाजन करती हूँ, कुशल श्रमिकों को भी फिर दो भागों में बांटती हूँ, शिक्षित कितने उनमें और अशिक्षित कितने, शिक्षित कितने और अशिक्षित कितने। ठीक इसी प्रकार अकुशल श्रमिकों में भी शिक्षित और अशिक्षित के आधार पर किया जाने वाला विभाजन, शिक्षित और अशिक्षित, अशिक्षित। फिर देखिए अगर मैं इनका और आगे और विभाजन करूं, शिक्षित में भी ग्रामीण कितने और शहरी कितने, ग्रामीण और शहरी। ऐसे ही अशिक्षित में ग्रामीण कितने और शहरी कितने, शहरी। ऐसे ही देखिए अकुशल श्रमिकों को भी जब हमने शिक्षित और अशिक्षित में बांटा है और फिर इनका विभाजन हम ग्रामीण और शहरी दो भागों में कर रहे हैं, ग्रामीण कितने, शहरी कितने। ऐसे ही अशिक्षित श्रमिकों में ग्रामीण कितने हैं, शहरी कितने। तो इस प्रकार से किया जाने वाला जो हमारा वर्गीकरण होता है वो कहलाता है बहुगुणी वर्गीकरण, जिसमें हमने बहुत सारे गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों के और उपवर्ग बनाकर प्रस्तुत किए हैं। तो इसमें हम दो या अधिक गुण या विशेषताओं के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण के बाद है हमारा चौथा जो वर्गीकरण का आधार है वो है मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण। मात्रात्मक या संख्यात्मक, परिमाणात्मक भी कह सकते हैं इसे। इसमें क्या होगा, कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनको हम संख्याओं में ही बता सकते हैं। जैसे यदि मुझे किसी की ऊंचाई बतानी है तो ऊंचाई बताने के लिए मेरे पास आधार क्या है, कोई संख्या में ही बताऊंगी कि अमुक व्यक्ति 5.1 इंच है या 5 फुट है या 10 फुट है या 3 फीट है। तो ये जो चर है, ये जो तथ्य है, इसको मैं किसमें प्रकट कर रही हूँ, संख्या में। ऐसे ही मुझे किसी का भार बताना हो यदि, तो मैं क्या इसके लिए आंकड़ा लूंगी, कोई ना कोई संख्या लूंगी। तो कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनको हम केवल संख्या में ही प्रकट कर सकते हैं। तो उनके आधार पर यदि हम अपना कोई वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा संख्यात्मक या मात्रात्मक वर्गीकरण। जैसे मुझे बतानी है कि किसी विभिन्न आय सोर्स के विभिन्न जो आय स्तर है उसके अंदर कितने परिवार आ रहे हैं, तो ये बताने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक तरफ आय के जो सोर्स है उनको भी मुझे संख्या में लिखना होगा और जो दूसरी तरफ है परिवारों की संख्या या उसके अंदर कितने व्यक्ति शामिल किए जा रहे हैं कि इस आय में इतने परिवार शामिल होते हैं, तो उनको भी मुझे किसमें लिखना होगा, संख्या में लिखना होगा। तो इस प्रकार जब हमारा वर्गीकरण का आधार संख्या होती है, क्योंकि बहुत सारे तथ्य हैं जिनको हमने बताया आपको कि हमारे पास उनको प्रस्तुत करने के लिए और कोई चारा नहीं होता, और ऐसे तथ्यों को जब हम संख्यात्मक आधार पर प्रस्तुत करके अपना वर्गीकरण बताते हैं तो उसको हम कहते हैं मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण। इसका भी एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे वार्षिक आय लिख रही हूं मैं, वार्षिक आय, और दूसरी तरफ लिख रही हूं मैं परिवारों की संख्या, परिवार संख्या। मतलब अमुक वार्षिक आय में इतने परिवार शामिल किए जा रहे हैं, जैसे 0 से लेकर 1 लाख तक। 1 लाख तक कितने परिवार आ रहे हैं, देखिए इसके अंदर 5। फिर नेक्स्ट देखिए, यदि मैं कहूं 1 लाख से 2 लाख तक की आय है, इसके अंदर आ रहे मेरे 15 परिवार। 15 परिवार 1 लाख से 2 लाख तक की आय के अंदर शामिल है। ऐसे ही 2 लाख से 3 लाख तक की आय लिखूं मैं, 2 लाख से लेकर 3 लाख तक की आय वाला। इसमें आ रहे मेरे 12 परिवार और 3 लाख से 4 लाख तक की आय वाले परिवार लिख रही हूं मैं। इसमें आ रहे मेरे
20 परिवार, तो ये जो वर्गीकरण कहलाएगा मेरा संख्यात्मक या परिमाणात्मक, या हम कह सकते हैं मात्रात्मक वर्गीकरण, जिसमें हमने विभिन्न संख्यात्मक आधारों को आधार बनाकर अपने जो आंकड़े हैं वो प्रस्तुत किए हैं। तो संख्यात्मक वर्गीकरण में क्या होता है, हम संख्याओं के आधार पर या मात्राओं के आधार पर या उचित परिमाण के आधार पर अपने आंकड़ों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये थे वर्गीकरण के विभिन्न 4 रूप कौन कौन से हैं, जिसमें हमने पढ़ा 4 प्रकार जिनसे हम अपना वर्गीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे पहले था उसमें भौगोलिक वर्गीकरण, दूसरा था समयानुसार वर्गीकरण, तीसरा था गुणात्मक वर्गीकरण जिसके 2 रूप थे, साधारण और बहुगुणी। उसके बाद चौथा वर्गीकरण हमने देखा मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण। अब इन्हीं से जुड़ा हुआ मात्रात्मक वर्गीकरण से ही जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जिनका अर्थ हमें ज्ञान होना जरूरी है। वर्गीकरण के आधार पर हम पढ़ लें चर क्या होते हैं। चर की परिभाषा लिखिए, 1 नंबर में काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है, चर किसे कहते हैं। चर तो गुण और चर दोनों में डिफरेंस होता है। गुणों में तो हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की विशेषताओं को वर्णनात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन चर में किसी तथ्य की विशेषताओं को मात्रात्मक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। तो वे सभी तथ्य जो संख्या, मात्रा या परिमाण के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, चर। मतलब चर के अंदर जो भी तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं वे संख्या में होते हैं, जैसे किसी का भार, ऊंचाई, आय स्तर, ये सब किसमें बताए जाएंगे, संख्याओं में। तो ऐसे तथ्य जो संख्या में प्रस्तुत किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, चर। प्रश्न आ जाता है कितनी बार, चर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कीजिए। या हम यूं कह सकते हैं किसी तथ्य की वह विशेषता है जिसको सदैव संख्या या मात्रा में व्यक्त किया जाता है। तो इसकी परिभाषा, वे सभी तथ्य जो संख्या में व्यक्त किए जाते हैं, जो संख्या में व्यक्त किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। चर की परिभाषा हो गई संख्या में प्रस्तुत किए जाने वाले तथ्य, जैसे किसी व्यक्ति का भार बताना है, ऊंचाई बतानी है, या जैसे किसी का आय स्तर बताना है, उत्पादन मात्रा बतानी है। तो ये सारे तथ्य, इनको हम किस में प्रकट करते हैं, हमेशा संख्या में। तो ये वाले तथ्य क्या कहलाते हैं, चर। चरों के 2 रूप मानते हैं हम, एक होते हैं विविक्त या खंडित चर। चर के 2 रूप हैं, देखिए, विविक्त या खंडित चर भी जिसको हम कह सकते हैं। इनके 2 प्रकार, चर के 2 प्रकार, विविक्त या जिसको हम कह सकते हैं खंडित चर, और दूसरे होते हैं अखंडित या सतत चर भी हम कह सकते हैं, जिनको अखंडित या सतत चर। विविक्त चर वे होते हैं जो हमेशा पूर्णांक में बताए जाते हैं और हमेशा एक गति तीव्रता के साथ वे बढ़ जाते हैं। जैसे 5 के बाद तुरंत 6 के बाद तुरंत 7। जैसे हमें जन्म दर या मृत्यु दर बतानी है, या हम कहते हैं कि अमुक वर्ष में इतने बच्चों ने जन्म लिया, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि अमुक परिवार में 5.1 बच्चे ने जन्म लिया या 5.2 बच्चों ने जन्म लिया। इसको कभी भी हम दशमलव में नहीं बताते। तो वे सभी तथ्य जो सदैव पूर्णांक में व्यक्त किए जाते हैं और एक निश्चित गति के साथ पूर्णांकों के रूप में ही आगे बढ़ जाते हैं, उनको हम कहते हैं विविक्त चर या खंडित चर। मतलब इनके तीव्रता की जो गति होती है वो एक निश्चित पूर्णांक के साथ होती है। इसके अंदर दशमलव की जो संख्या है वो कभी भी शामिल नहीं की जाती। दूसरे प्रकार के सतत या अखंडित चर, देखिए इनमें ये निरंतर बढ़ते हुए रहते हैं। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस। तो ये जो चर होते हैं ये निरंतर बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। निरंतर बढ़ते हुए क्रम में होने के कारण निश्चित सीमाओं के आधार पर बताए जाते हैं। जैसे इन चरों को बताने के लिए तो मैं लिखूंगी 5 के बाद 6, 7, 8, ये एक पूर्णांक के रूप में आगे बढ़ गए। लेकिन जो सतत चर है, जैसे मैं कहूँ 0 से 10 के अंक वाले जो छात्र वो हैं 5। फिर 10 से 20 वाले 2 छात्र, 20 से 30 वाले 6 छात्र, 30 से 40 वाले 3 छात्र।
यदि ऐसा लिखती हूं मैं तो ये कहलाएगा मेरा अखंडित या सतत चर। ये कंटिन्यूअस रूप में बढ़े, इसके अंदर 0 से लेकर 10 में 0.1, 0.2, 0.3 या जो एक पूर्ण संख्या आ जाएगी उसके बाद में 1.1, 1.2, 1.9 के बाद में फिर 2, 2.1, 2.3, तो ये कंटिन्यूअस रूप में आगे बढ़ते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं कंटिन्यूअस चर, या यूं भी कह सकते हैं हम सतत चर। खंडित चर एक पूर्णांक के साथ बढ़ते हैं, अखंडित चर एक सतत क्रम के साथ निरंतर गति से बढ़ते हैं, यानी इसमें पूर्णांक भी अपने भीतर ये समाविष्ट किए हुए रहते हैं। दशमलव वाली जो संख्या है वो भी इसके अंदर शामिल कर ली जाती है, जबकि इसमें दशमलव वाले अंक शामिल नहीं होते। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा वर्गीकरण के आधार क्या है, चर किससे कहते हैं, और चर के दो रूप खंडित और सतत या अखंडित किस रूप में होते हैं। आपको यदि कोई परेशानी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।